So hey guys, welcome back to YSA. Today we are going to study about invariance of Maxwell's laws with Galilean transformations. Right? I hope you are fine. And let's continue with our new topic. Okay. So in the previous lecture we have seen invariance of Newton's law. Okay, for Galilean transformations and हमने ये पाया था कि न्यूटन के जो लॉज है वो उसमें एप्लीकेबल होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो एप्लीकेबल होते हैं, राइट। बट नेचर के सभी जो इवेंट्स है, सभी जो प्रोसेसेस है, वो सिर्फ न्यूटन्स लॉ से गवर्न नहीं होते ना, राइट। हर एक मतलब हर दो बॉडीज के बीच में या फिर हर एक मैकेनिज्म के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होने वाला, राइट। अगर हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें चार्जेस भी दिखने वाले हैं, ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो बॉडी के बीच में जो चार्जेस होते हैं, जो पार्टिकल्स के चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट, ऐसे भी जो क्वांटिटीज है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। तो सब कुछ जो है वो न्यूटन के लॉज के ऊपर हम तो नहीं डिपेंड हो सकते कि सब कुछ न्यूटन लॉज से ही हम गवर्न कर रहे हैं, राइट। बट जो बाकी के कुछ फॉर्मूलाज है, लेट्स से हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं कि कूलम्स लॉ अगर आप देखो तो F इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, आर, राइट। दिस वन इज आर कूलम्स लॉ। ये क्या हमें दो पार्टिकल्स के बीच, दो चार्जेस के बीच का फोर्स बता रहा है, राइट। उसी तरह से अगर आप देखो तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला देखो तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू हमारा 5, राइट। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो अगर एक कंडक्टर में से, एक वायर में से आई करंट जा रहा है तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा वो इतना रहेगा, ओके। क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जो इतने सारे फॉर्मूला हमारे पास में आ रहे हैं, ये हर कोई न्यूटन के लॉज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब कि ऐसा है कि नेचर में सब कुछ जो है वो न्यूटन के लॉज से गवर्न नहीं हो रहा है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और देखा जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैग्नेटिज्म है, राइट। इस तरह से और भी कई सारे फोर्सेस है। तो हमें डिस्कस करना है कि जो मैक्सवेल के लॉ है, मतलब इन सबको अगर आप कंबाइन करो तो मैक्सवेल ने एक जो सेट दिया था कुछ फॉर्मूलाज का, जो इक्वेशंस का, वो यहाँ पर अप्लीकेबल है या नहीं, तो हमको चेक करना है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दैट। तो अगर हम अभी मैक्सवेल्स इक्वेशन देखते हैं, ओके, तो उसमें हमें ये इक्वेशंस मिल रही है चार, जिन्हें मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। सो फर्स्ट इज डेल डॉट ई, ओके, इसका डाइवर्जेंसी बोल सकते हो आप, इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड डेल क्रॉस इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एंड डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। उसी तरह से डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। अब ये चार इक्वेशन से हमको ये दो इक्वेशन मिल रही है, ओके, जो है डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये है डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो सी स्क्वायर है, ओके, जो सी है एक्चुअली वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू यू जीरो, ओके। तो ये जो अंडर रूट वाली जो टर्म है और उसका रेसिप्रोकल करने के बाद हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये होती है हमारी लाइट की वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पर एक फिक्स्ड वेलोसिटी लाइट की मिल चुकी है, ओके। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन कह रहा है कि लाइट की एक फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, राइट। पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात सुने, राइट, तो वो क्या कहता है कि वी एक्स डैश इक्वल्स टू ई एक्स माइनस वी, राइट। जो एस फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो एस डैश फ्रेम के वेलोसिटी से कुछ अलग होने वाली है। तो लाइट की भी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों फ्रेम्स में डिफरेंट होनी चाहिए ना। बट मैक्सवेल्स की इक्वेशन से हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल चुकी है लाइट की वेलोसिटी की। तो इसका मतलब है कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है, ओके, इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ ये लाइट होगी, राइट। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात माने तो ये जो वेलोसिटी है वो किसी एक फ्रेम में इतनी फिक्स्ड होने वाली है, राइट। बट हर एक फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट रहने वाली है अगर हम
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात माने, ओके। मैक्सवेल्स इक्वेशन तो यही कह रहे हैं कि एक फिक्स वैल्यू है जो हर फ्रेम में कॉमन रहने वाली है। अगर आप मोशन से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो, राइट, अगर मोशन से रिलेटेड आपने बात करी तो दोनों फ्रेम्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मोशन अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है यहाँ पर, ओके। तो आप मोशन से रिलेटेड आप कुछ भी करोगे तो दोनों फ्रेम्स में आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि न्यूटन के जो लॉज है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में करेक्ट आ रहे हैं, मतलब वहाँ पर वो एप्लीकेबल है, वहाँ पर वो वेरी नहीं हो रहे, वहाँ पर उनका नेचर इनवेरिएंट है, राइट। सो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो कोई भी आप फ्रेम में कोई भी एक्सपेरिमेंट करो रिलेटेड टू मोशन, ओके, आपको एस फ्रेम में भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे और एस डैश फ्रेम में भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ करते हो एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ओके, या फिर ऐसे कुछ मोशन से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स है उसको छोड़ के अगर आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं इन डिफरेंट फ्रेम्स, ओके। तो उसी को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर दो केसेस निकल कर आते हैं, राइट। या तो हमारे न्यूटन्स लॉज गलत है, या आप बोलो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, ठीक है, या फिर जो हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो गलत है। दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने गलत प्रूफ कर दिया तो हमारे न्यूटन्स लॉज जो है वो भी गलत प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे न्यूटन के लॉज इनवेरिएंट प्रूफ हुए थे वो उसमें चेंज नहीं हो रहे थे, राइट। अगर फिर ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग प्रूफ हो गया तो हमारे न्यूटन्स की लॉ है, न्यूटन की लॉज जो है वो भी गलत प्रूफ हो जाएंगे। सो ये जो टॉपिक था बहुत हॉट टॉपिक था 19th सेंचुरी में, तो इसके ऊपर एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार दोहराया गया, साल के अलग अलग टाइम्स में ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, ओके, अलग अलग मंथ्स में उसको करा गया ताकि ये प्रूव किया जा सके कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये रॉन्ग है, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होता कि हर फ्रेम में लाइट का स्पीड अलग नहीं होता, हर फ्रेम में उसका स्पीड चेंज हो रहा है, ऐसा प्रूव करने की कोशिश की गई थी। तो ये कैसे किया था अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस टाइम की स्टोरी बता देता हूँ कि 19th सेंचुरी में आखिर हुआ क्या था। तो जिस टाइम मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन दिए थे, राइट, उसके पहले से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने की बहुत ट्राई कर लिया गया था उसके लिए, और उसकी लाइट की स्पीड को एक्चुअल में हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ रही है, ओके। और उसके बाद जब मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, तो उससे भी ये जो कांस्टेंट आया हमारा c, उसकी जो वैल्यू आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई, ओके। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि जो हमारा लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका भी रिलेशन है हमारे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के साथ, लाइट का रिलेशन है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। बट फिर एक और बात आती है कि अगर लाइट या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपोगेट कर रही है तो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, राइट, ट्रैवल करने के लिए उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसा माना गया कि एक इमेजिनरी मीडियम है, ओके, एक इमेजिनरी मीडियम है जिसका नाम था ईथर, उसका नाम दिया गया ईथर, ओके। और ऐसा माना गया कि ये है हमारी एक एब्सोल्यूट फ्रेम जिसको आप रेस्ट में कंसिडर कर सकते हो, इस ईथर को आप रेस्ट में कंसिडर कर सकते हो, राइट। और ये हमारी फ्रेम है, एक एब्सोल्यूट फ्रेम है जिसके अंदर जो हमारी एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी c, उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये है वो इनर्शियल फ्रेम, ओके, एक एब्सोल्यूट फ्रेम जिसके अंदर वो वेलोसिटी इतनी आ रही है। और ऐसा माना गया कि इस फ्रेम में जो वेलोसिटी इतनी है और बाकी जो फ्रेम्स है उसमें वेलोसिटी डिफरेंट है। और फिर ऐसा हुआ तो हमारी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो तो गई, ओके। ऐसा मान लिया गया कि अब ये थ्योरी रॉन्ग है। तो उसको प्रूव करने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है
माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट, इसको कई बार किया गया, साल के डिफरेंट टाइम्स में किया गया, बट कभी भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले कि जो हमारी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ओके वो रॉन्ग है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा था एक बार वो देख लेते हैं अभी हम, तो आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा।